What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 12 of our 100 days Commerce Pro series और आज हम लोग एक और शानदार चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दो टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ने हैं, एक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बहुत शानदार रहने वाला है, आपके लिए इजी रहेगा, आप बहुत आसानी से कर लोगे। कल वेडनेसडे है, रिवीजन करेंगे और थर्सडे ऑनवर्ड्स हम लोग हमारी जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो बहुत अच्छे से हमारी चीज़ें होती जा रही हैं, बढ़िया तरीके से हम अपना सिलेबस कवर करते जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरीके से पढ़ते रहोगे और बहुत शानदार स्कोर करोगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और कंप्लीट करते हैं आज इस नए चैप्टर को जो कि है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेट्स बिगिन। तो सर क्या है ये प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? देखो बच्चों, आपने कुछ चीज़ें सीखी हैं अब अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग क्या होता है, किस तरीके से चलता है। कल आपको मैंने थोड़ा सा जर्नल एंट्रीज़ के बारे में कि पहले एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं, फिर उनकी क्लासिफिकेशन होता है यानी लेजर बनता है, लेजर के बाद फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। आपने कुछ चीज़ें सीखी थी, उसी से रिलेटेड है यहाँ पे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो देखो क्या है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रोसेस बिगिंस विद, कहाँ से शुरू होता है? ऑरिजिन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑरिजिन देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता था कि सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जो मनी की टर्म्स में है। पढ़ा आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। तो सबसे पहले हम ऑरिजिन देखते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं। उसके बाद हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं ट्रांजैक्शंस को और फिर वहाँ से ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हो जाएंगी और हम देख लेंगे कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फर्दर हम कम्युनिकेट कर देते हैं। यही हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग होता है। तो इसको सर कैसे लिखा जाएगा अगर एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग? तो बच्चों ये हमारे पास 5 हेडिंग्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ कि कैसे ये चीज़ें होती हैं। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब वन बाय वन हम ये सारी ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो सबसे पहले हम बच्चों ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी दुकान है, किस चीज़ की दुकान है, मैं ये बोर्ड बेचता हूँ। अब मैं ये बोर्ड जो है 3 डीलर्स से मंगाता हूँ, अलग अलग 3 मैन्युफैक्चरर्स से मंगाता हूँ, 3 कंपनीज से मंगाता हूँ। तो जब भी मेरे पास बोर्ड आता है मैं सबसे पहले उनको बोलता हूँ, उनको ऑर्डर देता हूँ। वो ऑर्डर पूरा का पूरा करते हैं और मुझे भेजते हैं विद बिल। उस बिल को बोला जाता है बच्चों इनवॉइस। बिल को क्या बोला जाता है? इनवॉइस। मेरे पास बिल आ जाता है, फिर मैं उस बिल का 5-7 दिन के बाद पेमेंट कर देता हूँ। मेरी पेमेंट टर्म्स ऐसे ही चलती हैं, सब चेक करके कि ठीक है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले सामान खरीदता हूँ, उसको मैं अपने पास चेक करता हूँ, मेरे पास बिल आता है, फिर मैं उसका पेमेंट करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, आइडेंटिफिकेशन करा ट्रांजैक्शंस का कि ये ट्रांजैक्शन है भी या नहीं है। बिल्कुल मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग डील्स विद बिजनेस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर मॉनेटरी इन नेचर। अब देखो ये मॉनेटरी है। उसी तरीके से मैं कोई फर्नीचर खरीदूं, मैं कुछ बेचूं, कुछ भी हो, सबसे पहले मनी की टर्म्स में जो भी है हम आइडेंटिफाई करेंगे। सही है। अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा है कि हमारे पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, हर ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई सबूत होना चाहिए। जैसे मैंने बोर्ड खरीदा था तो बिल एक सबूत था, किसी को पैसा देते हो तो वहां से कोई ना कोई रिसिप्ट आती है, वो एक सबूत होता है। हर चीज का कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। जैसे कैश का बिल है तो कैश मेमो, उधार का है तो इनवॉइस, सेल इनवॉइस, पेन स्लिप होता है जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो, चेक बुक का हिसाब किताब, तो कुछ ना कुछ बिल जरूर होना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं जब हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, और वो किससे चेक होता है? किसी ना किसी बिल से। उसको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। उसको क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट, कि यहां से ट्रांजैक्शन का ओरिजिन हुआ है, ये सोर्स है इसका। ठीक हो गया। अब फिर हम क्या करते हैं, वाउचर्स बनाते हैं। सर ये वाउचर क्या होता है? देखो आपने एक बार ओरिजिन कर लिया, ट्रांजैक्शंस हो गई, अब मेरे पास बिल आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है, मैं तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता हूँ। डबल एंट्री सिस्टम में तो 2 साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो मुझे ये देखना है बच्चों कौन सी ट्रांजैक्शन डेबिट होगी, कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगी, यानी क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, मुझे ये देखना है। तो वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किस चीज पे फोकस करता है? डेबिट क्रेडिट पे, कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। जैसे जब अगर मैंने सामान खरीदा है तो उसकी एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर,
ये हम जर्नल एंट्रीज में सीखेंगे, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर का मतलब है कि परचेज को डेबिट कर दो, सप्लायर को क्रेडिट कर दो। सर ये हुआ कैसे डेबिट क्रेडिट? जो मैंने आपको कल रूल्स बताए थे ना, रियल नॉमिनल पर्सनल के, उन रूल्स के हिसाब से हम डेबिट क्रेडिट डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो कि मैंने कोई मशीन खरीदी, एसेट है, एसेट वाला कौन सा रूल होता था? रियल अकाउंट। उसमें क्या होता था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीन खरीदी तो मशीन आई, जो भी आए डेबिट कर दो, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन को डेबिट कर दिया। पैसा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी जाए क्रेडिट कर दो, तो मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया, तो एंट्री बनी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर हो गया क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? इससे मैं क्या बनाऊंगा? वाउचर बनाऊंगा, है ना। तो वाउचर क्या होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे सबसे पहले हम क्या करते हैं? वाउचर्स बनाते हैं। तो वाउचर्स पे क्लियर हो जाता है कि डेबिट क्या होना है, क्रेडिट क्या होना है। एक बार आपको पता चल गया क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, फिर उसको जर्नल एंट्री की फॉर्म में लिख दो, वो हम जर्नल अभी सीखेंगे। तीसरा स्टेप यही होता है, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब है कि हम जर्नल एंट्री में सारी की सारी चीजें डे वाइज, डे टू डे रिकॉर्ड कर देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आइडेंटिफिकेशन करोगे ट्रांजेक्शंस का, फिर आप उससे वाउचर बनाओगे, यानी अब ये क्लैरिफाई करोगे कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। वाउचर बनने के बाद बच्चों फिर आप क्या करोगे? तीसरे स्टेप में आप जर्नल एंट्री पास करोगे। अब जर्नल में तो बहुत सारी एंट्री हो सकती है, मेरे बहुत सारे सप्लायर्स हो सकते हैं, मेरे बहुत सारे वेंडर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों से मैं माल खरीदता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं माल बेचता हूँ। अब सपोज कोई सुधीर लाल जी हैं, सुधीर लाल के साथ मैं 50 ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो उन सबको एक जगह लिख देना चाहिए सुधीर लाल के अकाउंट में कि इतनी बार इनको पैसा दिया, इतनी बार इनसे पैसा आया, इतनी बार इनको माल बेचा, इतनी बार इनसे माल खरीदा। तो सुधीर लाल से जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं एक जगह लिखूं। एक जगह लिखने को क्या बोलते थे? लेजर, है ना। तो जर्नल एंट्री के बाद कहाँ जाता है? ये लेजर में जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के बाद बच्चों वाउचर्स बनाओ। वाउचर बनाने के बाद हम क्या करते हैं? वाउचर से सीधा सीधा रिकॉर्ड होता है जर्नल में। जर्नल के बाद हमारा क्या काम होता है? उसको लेजर में पोस्ट करना। लेजर क्या है? सारी ट्रांजैक्शंस एक अकाउंट में जाती हैं, और फिर लेजर से हम ये चेक करते हैं कि जो बैलेंस आया वो डेबिट और क्रेडिट का मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डेबिट और क्रेडिट मैच करने के लिए क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। तो लेजर के बाद हम क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है। तो बच्चों स्टेप्स ऐसे ही चलेंगे, है ना। तो अगर मुझे स्टेप्स लिखने हो तो सर हम क्या करेंगे? सबसे पहले बेटा आप क्या करो? ट्रांजैक्शंस ढूंढो कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं। ट्रांजैक्शन से फिर आप वाउचर्स बनाओगे। वाउचर्स से बच्चों क्या पता चलता है? कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा क्रेडिट होना है। वाउचर से फिर आप क्या बनाओगे? जर्नल एंट्रीज करोगे। ये एज इट इज अगर प्रोसेस आएगा तो आपको एग्जाम में लिख के आना है, ऑल्दो आता नहीं है, ना के बराबर चांस होते हैं। ट्रांजैक्शन हो गया, वाउचर हो गया, जर्नल एंट्री हो गया। जर्नल एंट्री के बाद बच्चों फिर हम क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं। लेजर में हम अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे मैं 10 वेंडर से डील करता हूं तो मैं 10 के 10 का एक अकाउंट बनाऊंगा, सारी ट्रांजैक्शंस उनमें लिखूंगा, ठीक है। लेजर के बाद फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस के बाद फिर लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बच्चों हमें बताती हैं कि हम प्रॉफिट्स में हैं या लॉसेस में हैं। इसके अंदर मेनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम किसको कंपेयर करते हैं? हमारे एक्सपेंसेस को और इनकम्स को। और बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं? हमारी वेल्थ, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो बच्चों फर्क होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस लॉसेस लिखे जाते हैं, बैलेंस शीट में हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाया, सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखते थे। यहाँ पे P&L अकाउंट में हमने क्या सीखा है कि कितने एक्सपेंसेस कितने इनकम्स, ये सारी चीजें लिखते हैं। तो स्टार्टिंग ट्रांजेक्शन से होती है, फिर वाउचर बनते हैं, फिर जर्नल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आज आपकी थ्योरी एक तरीके से काफी हद तक हो जाएगी, तो अब मैं आगे आने वाले चैप्टर्स प्रैक्टिकल ही कराऊंगा। तो प्रैक्टिकल में हम सबसे पहले यही सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती हैं, फिर हम ये चैप्टर करेंगे। लेजर कैसे बनता है, फिर हम ये चैप्टर करेंगे। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, फिर हम ये चैप्टर करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपको 1 बाय 1 अब क्लियर होता चला जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल चैप्टर्स करते चले जाओगे, समझे। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस हो गया, फिर वाउचर्स बनेंगे, फिर जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। यही हमारा सिंपल एक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग होता है। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास एक पूरा थ्योरी लिखने को आ जाए तो आप लिख पाओ।
फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो अकाउंटिंग के बच्चों दो बेसिस होते हैं, एक को हम बोलते हैं कैश बेसिस, एक को हम बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। सर ये कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस कहाँ पे काम आते हैं, किस तरीके से चलते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, डिफरेंस आ जाता है, तो इसका डिफरेंस 3 नंबर के लिए तो 4 पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना। सर होते क्या हैं ये प्रोसेस एंड बेसिस, प्रोसेस तो समझ लिया, आप बेसिस पे आते हैं। दो बेसिस होते हैं बच्चों, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। दो तरीके होते हैं बेसिकली बुक्स को बनाने के, कैश बेसिस पे बना सकते हैं, एक्रूअल बेसिस पे बना सकते हैं। कैश बेसिस नॉर्मली नहीं चलता, बहुत कम बिजनेसेस ऐसे हैं जो कैश बेसिस पे बुक्स को बनाते हैं, बट ज़्यादातर एक्रूअल बेसिस चलता है। सर उसका क्या कारण है? देखो कैश बेसिस सिर्फ और सिर्फ ये बोलता है कि आप ट्रांजैक्शंस को तब रिकॉर्ड करो जब कैश आए या कैश जाए, यानी कि ये बेसिस उधार की ट्रांजैक्शंस को कंसिडर ही नहीं करता। ये बेसिस ये बोलता है कि हमें उधार से कोई मतलब नहीं है, पैसा आया तो ही वो ट्रांजैक्शन है, पैसा गया तो ही वो ट्रांजैक्शन है। अगर मैंने उधार पे माल खरीदा तो मैं उसको आज रिकॉर्ड नहीं करूंगा, जब पैसे दूंगा तब रिकॉर्ड कर देना। सिमिलरली अगर मैंने उधार पे माल बेचा तो भी मैं उसको आज रिकॉर्ड नहीं करूंगा, जब पैसे आएंगे तो रिकॉर्ड कर देना। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शंस को तभी रिकॉर्ड करता है जब पैसा आए या पैसा जाए। तो ये तो आधी अधूरी डीलिंग कर रहा है, आधी अधूरी रिकॉर्डिंग कर रहा है। अब सपोज मैंने 20 लाख का माल बेचा, 10 लाख कैश में, 10 लाख उधार में, तो ये बोलेगा बस 10 लाख की सेल है, जबकि सेल मेरी 20 लाख की है। तो कैश बेसिस बच्चों एक इनकम्प्लीट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। हाँ ठीक है, जब वो 10 लाख आएंगे तो ये रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन वो अगले साल आए तो अगले साल रिकॉर्ड करेगा। तो अगले साल का जो बुक्स है वो ओवर वैल्यूड दिखाई देंगी, क्योंकि सेल तो पिछले साल करी थी, पैसा अगले साल आया तो ये तो अगले साल रिकॉर्ड करेगा। तो ये बोलता है भैया हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिंपली ये देखना है कि पैसा आया या पैसा गया। आया तो रिकॉर्ड करेंगे, गया तो रिकॉर्ड करेंगे। ये सर यूज़ कौन करते हैं? बेटा ये वो लोग यूज़ करते हैं जो 100% कैश में डील करते हैं। वो भी अगर करना चाहें सिर्फ तो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ्रेंचाइजी मॉडल है, सपोज डोमिनोज है, मैकडोनल्ड्स हैं, बर्गर किंग है, पिज़्ज़ा हट है, सीसीडी है, कुछ भी इस तरीके की फ्रेंचाइजीज, ये तो पहले पैसा ले लेते हैं फिर आपको बाद में सामान देते हैं। तो इनका बैड डेट होता ही नहीं है, ये उधार में बेचते ही नहीं है कुछ भी, सब कुछ कैश में करते हैं। तो अगर ये चाहें तो कैश बेसिस यूज कर सकते हैं, अदरवाइज करते ये भी नहीं है। एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है? एक्रूअल बेसिस बोलता है भैया कैश ट्रांजैक्शंस भी लिखो, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी लिखो। मैं कैश वाली चीजें भी लिखूंगा, मैं उधार वाली चीजें भी लिखूंगा। अगर मार्च में कोई बिजली का बिल आया है और मैंने उसको अप्रैल में पे किया है तो मैं उसको मार्च में ही लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कब दिया। मार्च का खर्चा है तो मार्च में लिखो ना यार। अप्रैल में कोई माल बेचा है, पैसा मुझे मई में आया है तो मैं उसको अप्रैल में ही लिखूंगा, पैसा कब आए कोई बात नहीं। तो कैश और क्रेडिट दोनों को जो रिकॉर्ड कर दे वो है एक्रूअल बेसिस। तो देखो कैश बेसिस क्या बोलता है? द बेसिस रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। ये क्या रिकॉर्ड करेगा? कंप्लीट रिकॉर्ड बनाएगा, कैश का भी और क्रेडिट का भी। अब बताओ इस बेसिस में इनकम कब रिकॉर्ड होंगी और एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड होंगे? इनकम तब रिकॉर्ड होंगी जब पैसा मिल गया, एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड होंगे? जब हमने पे कर दिया। इनकम कब रिकॉर्ड होंगी? जब मिला। एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड होंगे? जब हमने पे कर दिया। एक्रूअल क्या बोलता है? एक्रूअल बोलता है इनकम जिस मंथ की है, जब ड्यू हो गई तभी लिख दो। रिसीव कब हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम एक्सपेंसेस के साथ है, एक्सपेंस अगर आज का है तो आज ही लिखो, पे आपने कभी भी करा हो। तो सबसे पहले इनकम कब रिकॉर्ड होगी? सब रिकॉर्ड हो जाएगा, पैसा मिला है या नहीं, जो भी ड्यू डेट है उस पे। एक्सपेंसेस का भी सेम है, सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगे, कैश पे किया है या नहीं किया है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग क्या क्या मतलब होता है? ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू है अभी पे नहीं करे। इसी तरीके से एक्रूड, अर्न कर लिया अभी रिसीव नहीं हुआ, पढ़ा था ना अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो ये आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, ये सिर्फ और सिर्फ किस में चलेंगे? एक्रूअल में चलेंगे। दिस बेसिस टेक्स इनटू कंसीडरेशन ऑल द आइटम्स। कैश बेसिस बोलता है भैया हमें मतलब नहीं है, हमारे लिए कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं होता, हमें तो पैसा आया तो रिकॉर्ड करेंगे, गया तो रिकॉर्ड करेंगे। तो ये ऐसा कुछ भी कंसिडर नहीं करता। लीगल पोजीशन, लॉ किसको बोलता है फॉलो करने के लिए? लॉ भी बोलता है कि इसी को फॉलो करो, एक्रूअल को, क्योंकि कंप्लीट रिकॉर्ड तो यही है ना। ये लीगली भी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। उसके बाद करेक्ट प्रॉफिट या लॉस कौन बताएगा? यही बताएगा बेटा, क्योंकि 100% रिकॉर्डिंग तो इसी में होती है। तो ये बेसिस आपको करेक्ट प्रॉफिट या लॉस बताता है, ये आपको करेक्ट प्रॉफिट या लॉस नहीं बताता। कौन लोग यूज कर सकते हैं? डॉक्टर्स कर सकते हैं, लॉयर्स कर सकते हैं, जिनका 100% कैश में काम होता है। वो कौन रिकॉर्ड करता है? हर बिजनेस। एवरी बिजनेस एक्रूअल बेसिस से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना सकता है।
ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास दो बेसिस होते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दोनों के अपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, आप एक बार देखते चलेंगे, रीडिंग लगाएंगे, आपके पास जो भी बुक है उससे इसको पढ़ेंगे और आपका ये टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सीख गए आप, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सीख गए आप। एक लास्ट बेसिस और होता है इसके अंदर, मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये मिक्सचर है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का, इसको हम हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो इसके अंदर रेवेन्यूज और एसेट्स कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं और एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड होती हैं, कि पैसा जब आए तब रिकॉर्ड करो, एक्सपेंस अगर इस महीने का है तो इसी महीने लिखो, और जब पे करोगे उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम मिक्स बेसिस बोलते हैं, बस आपको पता होना चाहिए, दैट इज इट, कि दोनों का मिक्सचर, उसको हाइब्रिड या मिक्स बेसिस बोलते हैं। मेनली चलेगा एक्रूअल ही, ठीक है। तो प्रोसेस सीख लिया, बेसिस सीख लिया। इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। दिस इज हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एंड इसी तरीके से हम आगे आने वाले चैप्टर्स भी करते चलेंगे। अभी कल यानी कि वेडनेसडे को आपको पूरा रिवीजन करना है, काफ़ी सारे चैप्टर्स हमने कर लिए हैं, प्लेलिस्ट मैंने मेंटेन करा है, 11 दिन हो गए हैं, 12 दिन हो गए हैं आज ऑलमोस्ट। तो 12 दिन में काफ़ी सारी चीज़ें हमने करी हैं। आप एक बार सारी प्लेलिस्ट, कल वेडनेसडे है, वेडनेसडेज एंड सैटरडेज आर मेंट फॉर रिवीजन, अच्छे तरीके से रिवाइज करो। थर्सडे फ्राइडे को मैं आपको जर्नल एंट्री स्टार्ट करवाता हूँ और चीज़ें बेहतर करेंगे। आने वाले चैप्टर्स मैंने आपको बताया, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, पहले ये करेंगे ताकि आप पूरा प्रोसेस सीख जाओ, फिर हम कैश बुक, BRS वगैरह करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा और 1 से 2 महीने में आपका काफ़ी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। I am gonna see you all very, very soon. Till then, all the very best. Keep growing and keep glowing.